जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जीडी के लिए मॉक टेस्ट। और जो हम घट्टा चक्र मॉक टेस्ट कर रहे हैं, है ना, तो कितने मॉक कर लिए हमने? मैथ्स के 2। ये मॉक रहेगा तीसरा। बातें नहीं, देखिए, घटना चक्र समझ में आया? घटना चक्कर, इसमें क्या किया था हमने? 2 मॉक कर लिए। हम मैथ्स का मॉक लगा रहे हैं, हिंदी और जीएस के मॉक नहीं लगाएंगे। हिंदी और जीएस के मॉक तो आप ऑलरेडी कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम जो मॉक लगा रहे हैं वो क्या के लगा रहे हैं? मैथ्स और रीजनिंग के। मैथ्स और रीजनिंग के। ये घट्टा चक्र का 3rd मॉक है। समझ में आया? और काय का? मैथ्स का। घटना चक्र का 3rd मॉक है, काय का? मैथ्स का। 2 करा चुके, तीसरा वाला ये करते हैं। फिर भी इनके क्वेश्चन देखते हैं। हिम्मत सिंह, होश में आ जाओ, पढ़ लो। बात यह है कि 3 मॉक कर लिए हमने, तीसरा मॉक जो है। बात यहाँ पर यह है कि आपको मॉक लगाने से फायदा क्या होगा। जैसे आप ऑनलाइन मॉक लगाएंगे और हम लगा रहे हैं, इसमें फ़र्क क्या है, फ़ायदा क्या है? मतलब ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, क्यों हर चीज़ का पता होना चाहिए। ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं तो क्यों खा रहे हैं? पानी पी रहे हैं तो क्यों पा रहे हैं? प्यास लग रही है, खाना खा रहे हैं, भूख लग रही है। प्यास लगती है तो खाना नहीं खाते, और भूख लगती है तो पानी नहीं पीते। मतलब जिससे यूज होगा वैसे। अब हमने कपड़े, मोटे कपड़े पहन रखे हैं, क्यों? रीजन है, सर्दी लग रही है। गर्मी में काहे नहीं पहनते? गर्मी लगती है, ठीक है। अब अभी छाता लेके क्यों नहीं घूम रहे हैं? बारिश नहीं हो रही है। अब बारिश होती है तो छाता लिए घूमते हैं। मतलब हर चीज़ का अपना मर्म होता है। तो ऑनलाइन लगाना भी चाहिए और ऑफलाइन भी लगाना चाहिए। ऑनलाइन लगाने से ये रहता है कि आपको पूरे, जैसे आपने 20,000 50,000 लोगों ने टेस्ट दिया तो आपको अपनी औकात पता चली कि आपकी रैंक कितनी है। और ऑफलाइन लगाने से क्या हो रहा है, जो मैं लगवा रहा हूँ, इससे आपको लगेगा कि क्वेश्चन को कैसे कम समय में तोड़ सकते थे। इसका ये फायदा रहेगा कि कैसे क्वेश्चन को हम कम से कम समय में तोड़ सकते हैं, है ना। तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन कैसे कर रहा है। बाकी तो आपको लगाने ही हैं, ऑनलाइन तो आपको लगाने ही लगाने हैं, उसमें कोई संकोच ना करियो। आओ, जो पहला सवाल है, कह रहा है यदि किसी संख्या के एक क्वेश्चन नंबर 41 से मतलब ना क्यों रखना। जैसे पहले के 20 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, अगले 20 क्वेश्चन काय के होंगे? जीएस के। 40 हो गए। 41 से 60 क्या के हो जाएंगे? मैथ्स के। 61 से 80 क्या के हो जाएंगे? रीजनिंग के। तो नंबर से तो कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, नंबर से फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो बस, लेकिन घटना चक्र में कौन से मॉक होगा? 3rd। किसी संख्या का 62%, तो कोई संख्या ए मान लो, संख्या का 62%, और परसेंट का साइन हटता है नीचे 100 आ जाएगा। दूसरी संख्या के 3/5, दूसरी संख्या बी मान लो, दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है, ठीक है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? देखिए मेरी बात को ध्यान सुनिए, इसको सॉल्व करें। मैं अच्छा एक बात बताऊं, ईमानदारी से, ईमानदारी वाली बात बताऊं। ए के साथ में 31 है और 31 दूर जाएगा, तो यानी कि जे वाला ऑप्शन नहीं हो सकते। अब या तो जे होगा या ये होगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरी बात सुन लेना, 20 3 60 हो जाएगा, 60 का मतलब 30 हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहीं खत्म हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो आप करिए। 5 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 10 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 31 आ जाएगा। फिलहाल आया a गुणा 31 बराबर b गुणा 30। अब इनका ब्रेकअप पार्टी करा दो, ब्रेकअप पार्टी कराए। जो जिसके साथ है ब्रेकअप के बाद वो इतना दूर हो जाता है। एक क्यों? अगर आपकी जिंदगी में मिस्टर अमरपाल कोई है बात में दम है, ठीक है। तो जो इंसान, आप तो माँ एग्जाम्पल नहीं आ सकती माँ, क्योंकि माँ कभी दूरी नहीं हो सकती। तुम माँ के साथ, जैसे शादी के बाद माँ को अलग कर दो, वृद्धाश्रम छोड़ाओ, लेकिन माँ के मुंह से अपशब्द नहीं निकलेंगे तुम्हारे लिए। फीस और मेरा कहने का मतलब ये होता है, सुनिए, ये ब्रेकअप वाला तरीका मैंने आपको सिखाया था। लोग यहाँ पर उलझते हैं, टाइम लगा लेते हैं। तो हम ये कहते हैं जो जिसके जितना पास है ब्रेकअप के बाद उतना ही ज़्यादा दूर पहुंच जाता है। ए के साथ में है कौन? 31। अगर इनका ब्रेकअप करा दिया जाए, रेशियो लिख दिया जाए, तो सबसे दूर पहुंच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं। तुम लोगों का डिस्कशन चल रहा है। ये वाला सवाल में रोज ही मॉक में आ रहा है, ऐसा सवाल है नहीं, और हर बार ये लिख के आ रहा है हमें। तो पहले इसी को सॉल्व करा जाता है, ना कि पूरी नौटंकी काटी जाती है। दिखा रहे,
देखिए कह रहा है कि 10 माइनस 378 और 6 का 9%, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 378। समझ में आया? अरे कोई दिक्कत है? ये 6 गुणा 9, 9 6 54 यहीं कर लेना। आप सुनना मेरी बात को, भाग 6 गुणा 9 माइनस 25, मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना, ऐसे कर लो, माइनस 72/3। ऐसा सवाल है, सुनो, अरे सुन लो, 10 माइनस 378, ये भाग का निशान रहने दिया और का मतलब होता है गुणा। और सुनो, अब यहां पर आपको एक बात अगर दिमाग में आ गई कि अरे भैया जो भाग का निशान होता है तो पहले भाग यूज करते हैं फिर गुणा यूज करते हैं, आपका सवाल गलत हो जाएगा। आपका सवाल गलत हो जाएगा। ये जब का लिखा होता है तो इसका मतलब गुणा तो होता है, लेकिन ये 6 गुणा 9 ना लिखे 9 6 54 लिखना, 9 6 54 लिखना, बतलना गलत हो जाए। क्योंकि आपका जब बोर्ड मास यूज होता है तो ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यू गॉट इट? यानी कि ये का मतलब जरूर होता है 6 गुणे 9, बट इसको ऐसे करके मत लिख लेना, यहां पर आपका सवाल गलत हो जाएगा 6 गुणा 9। क्योंकि अब तो आप बोर्ड मास यूज करेंगे और बोर्ड मास यूज करेंगे तो 6 को नीचे ले जाएंगे। किसको ले जाएंगे? और 6 को नीचे ले जाते ही आंसर गलत हो जाएगा। गलत तो इसको क्या करना है? 6 नेम 54। अब पूरा 54 नीचे जाएगा, पूरा 54 नीचे जाएगा, है ना? 10 माइनस 378/54 माइनस 25 प्लस 24। अरे माइनस 25 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, 10 माइनस 5 7 35 और 7 चौक 28, 7 बार चला जाएगा और माइनस का 1, माइनस का 1, तो 10 माइनस के साथ प्लस का 1 यानी कि 4। कितना आंसर आ जाएगा? 4। समझ में आया? ये का निशान बहुत लोगों को पता नहीं होता है और यहां पर क्वेश्चन गलत कर देते हैं, 6 गुणा 9 कर देते हैं। होगा तो 9, लेकिन यहां पर ऐसे करके होगा, डायरेक्ट 9 से 54 होगा। होता भागो यूज करते हैं ना, पहले भाग फिर गुणा, लेकिन अगर का सिंबल आ गया तो पहले गुणा यूज करेंगे, पहले गुणा, क्योंकि ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट, का मतलब ऑफ। अगला सवाल, महत्तम समावर्तक क्या होता है? आपको बात पता होगी, दादाजी। एचसीएफ कौन होता है? दादाजी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक। देखो, ए बराबर पी का मान ये दे रखा है और क्यू का मान ये दे रखा है, आर का मान ये दे रखा है, तो हमसे पूछा पी क्यू आर का महत्तम समावर्तक। सुनो, महत्तम समावर्तक क्या होता है? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है कि जो नंबर मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। अगर पी क्यू आर का एचसीएफ चाहिए तो A15 है ना यहां पर, तो A15 यहां पर है क्या? तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। A3 है ना, A3 है, A3 है, कम से कम 3 तो है, 3 है। C5 है, C5 है, 11 है, 5 तो होगा ही होगा, 5 है, 5 है, ये हो जाएगा। ये वाले देखो, एक बार सुनो, A26 है क्या यहाँ? नहीं है। ए यहां पर है कितना? 3, लेकिन तुम कितना यूज कर रहे हो? 1, ये भी गलत हो, ये वाला सही है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मैंने एक वीडियो बनाई थी छोटी सी। एलसीएम होता है भतीजा और एचसीएफ होता है दादा। एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो परिवार में सबसे लीस्ट कौन होता है? परिवार में सबसे लीस्ट कौन होता है? भतीजा। भतीजा एक परिवार में ऐसा प्राणी होता है जिसको सब लोग पीटते हैं, जिसका मन करेगा उसको पीटेगा, पीटेगा नहीं पीटेगा। तो एलसीएम भी एक ऐसा नंबर होता है जो सभी नंबर से कटता है। जितने भी नंबर हैं उनका एलसीएम निकालेंगे तो जो भी एलसीएम आएगा सभी नंबर से कटेगा, क्योंकि एलसीएम मतलब भतीजा और भतीजा मतलब सबसे पिटना। दादा, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दादा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और दादा एक ऐसा प्राणी होता है घर में जो सबको पीटता है। सबको दादा पीटता है कि दादा को पीटते हो? दादा पीटता है। गांव में लठ मारते हैं दादा, फेंक के मारते हैं, घुमा के, और जूता तो पता नहीं कितनी बार मारते हैं। तभी तो उनके सबसे ज्यादा जूता फटने चलने से नहीं फटते हैं, कूदते हैं, वो खोने से खराब होते हैं। हाँ, बच्चे से मतलब नहीं, वो पीटने से मतलब होता है उनको, सीधा जूता। समझ में आया?
तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो सब नंबर को काटता है। तो ऐसे हमें नहीं पता क्या होगा, और निकालना मत कभी, ऑप्शन से ट्राई करना। मैं एलसीएम एचसीएफ चैप्टर सिखाता हूँ तभी मैं ऑप्शन से ट्राई करता हूँ। तो A15 यानी कि क्या यहाँ पर A15 है, तो एचसीएफ 15 कहाँ से आ जाएगा? इसमें A3 है, इस वाले में A3 है, इसमें A3 है, C5 है, 11 है ना, तो 5 तो होगा ही होगा, 5 है, 5 है, ठीक है। अब A की पावर 3 हो सकती है, तुम A लिख रहे हो तो ये गलत हो जाएगा, और A की पावर 26 है नहीं, कहानी खत्म। समझ में आया? तो ऐसे निकाल लिया। नेक्स्ट, ए का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 20% अधिक है, सी का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 25,000 अधिक है, उन सब का कुल मासिक वेतन 26,000 2,65,000 है, तो सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? देखिए, ए का मासिक वेतन जो है बी के मासिक वेतन से 20% अधिक है, और सी का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 25,000 रुपए अधिक है। कोई बात नहीं, इसमें 3 प्राणी खेल रहे हैं, ए, बी और सी। ए का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 20% अधिक है। अगर इसका वेतन, मेरी बात को ध्यान सुनना, इसका 5 होगा तो इसका 6 होगा, नहीं होगा? नहीं आया समझ में? अरे समझो मेरी बात को मेरे भाई, अगर बी का मासिक वेतन 100 है तो ए का मासिक वेतन 20% अधिक होगा, मतलब 120 होगा, नहीं होगा? तो मैं 120 की जगह 100 की जगह 5 ना लिख लूं, इसको 5 लिख दूं और इसको 6 लिख दूं, कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? ए का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 20% अधिक है, और सी का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 25,000 रुपए अधिक है। सी का मासिक वेतन कितना है? 5, ये 5 यूनिट होगा ना। सी का मासिक वेतन जो है बी के मासिक वेतन से 25,000 रुपया अधिक है। कितना? 25,000। सही है। और इन सबका वेतन कितना है? 2,65,000। हमारे हिसाब से हम जोड़ें सबको, अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी जोड़ूं तो 2,65,000 दे रखा है। ए का मान था 6 यूनिट, बी का मान था 5 यूनिट, और सी का मान था 5 यूनिट प्लस 25,000। था या नहीं था? बराबर 2,65,000। अगर 5 और 5 10 6 16 यूनिट, भाई साहब पेज को खाली कर लो, कितना हो जाएगा? 16 यूनिट। ये 2,65,000 में से 25,000 उधर जाएंगे तो 2,40,000 बचेंगे। बचेंगे नहीं बचेंगे? 2,40,000 बचेंगे। अब आपको यूनिट का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? यूनिट का मान। तो देखो 16 एकम 16 बचे 8, 16 पंजे 80। यूनिट का मान कितना आ गया? 1,500। यूनिट का मान कितना आ गया? अरे यूनिट का मान कितना आ गया? 15 से आ गया। 15 सॉरी 2,40,000 है ना, 15,000 2,40,000 है। अब सोचो, कह रहा सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? अगर मैं यूनिट का मान 5, यूनिट का मान 15,000 रखूंगा तो 75,000 हो जाएगा। 75 पची 1,00,000 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और इसका 15 छक्का 90, 90,000। समझ में आया? तो 9 से 10 होने का मतलब क्या होता है? 11 सही 1/11%। 11 सही 1/9। नहीं आया समझ में? भाई सवाल है, मैं क्या करूं? ए का वेतन बी के वेतन से 5% अधिक था, तो बी का वेतन अगर 5 है तो इसका वेतन 6 होगा। सी का वेतन बी के वेतन से 25,000 अधिक था, तो बी का वेतन 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट 25,000 जोड़े, तो इन सबको जोड़ के ए प्लस बी प्लस सी 2,65,000 था। हमने इन सबको जोड़ा तो यूनिट का मान कितना आ गया? 15,000। अगर मुझे सी निकालना है तो सी का 5 यूनिट था, एक यूनिट का मान कितना था? 15,000, तो 5 यूनिट का 75,000 हो जाएगा। 75,000 में 25,000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,00,000। ये सिर्फ 6 यूनिट था, और 15 छक्का 90,000, यानी कि वैल्यू क्या हो रही है? सिर्फ 9 से 10 हो रही है। अरे अरे यार जीरो काट दो, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? तो वैल्यू क्या हो रही है? 9 से 10, और 9 से 10 होने का मतलब कितना परसेंट होता है? 11 सही 1/9%। ये चीज है। सवाल बड़ा इसलिए लग रहा है कि आपने जीरो को साथ लिया है। हम जीरो साथ नहीं लेते, हम जीरो जितने होते हैं उनको काट देते हैं। देखो मैं सवाल ऐसे करता कराऊं, जब भी मैं कराता हूं तो मैं कहता हूं जीरो को मत लिखो, जीरो को मत लिख दो, जितने बराबर जीरो हर जगह काट दो। सवाल में देखो ये 2,65,000 है, 3 जीरो यहां फालतू है, 3 जीरो यहां फालतू, हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिखा रहा हूं मैं तुमको, 3 जीरो यहां फालतू थे तो 3 जीरो यहां फालतू हो जाएंगे,
ये कट कट जाएंगे, 3 जीरो ये भी कट जाएंगे और 3 जीरो ये भी कट जाएंगे, तो 240 बचेगा। कोई दिक्कत? 3 जीरो ये भी कट जाएंगे, कोई दिक्कत? तो यूनिट का मान कितना आएगा? 15। अगर यूनिट का मान 15 आएगा तो 15 पना 75 हो जाएगा। अरे यूनिट का मान कितना आया? 15, तो 15 पना 75 प्लस 25, और ये वो 25 ही तो है। हम जीरो जब सब जगह है बराबर काट सकते हैं, वरना मैंने लिख दिया मर जाओगा लिखते लिखते जीरो। 3 इसकी भेटो लो, 15 छक्का 90, हो क्या रहा है? बस 90 से 100, ये आंसर है। जितना लिखा है ना इतना ही काट दिया, लेकिन बिना मतलब के लोग 0 0 0 लिखते हैं। अगली बार जब भी आए तो जीरो हटा सकते हो, नहीं हटा सकते हो? डेफिनेटली हटा सकते हो। समझ में आया? आया नहीं आया? नेक्स्ट, कह रहा है बिजनेस अपनी मासिक आय का 42% भोजन पर, 16% मकान के किराए पर, 11% मनोरंजन पर, 7% पनीर पर खर्च करता है, लेकिन फिर किसी पारिवारिक समारोह के कारण 18,000 के खर्च की पूर्ति के लिए उसे साहूकार से 12,000 उधार लेना पड़ता है। उनकी मासिक आय कितनी? ले भैया, इसको देखो क्या कह रहा है ये। बिजनेस अपनी मासिक आय का 42% भोजन पर, 16% मकान के किराए पर, 11% मनोरंजन पर और 7% परिवहन पर खर्च करता है, लेकिन किसी पारिवारिक समारोह के कारण 18,000 की खर्च की पूर्ति के लिए उसे साहूकार से 12,000 उधार लेने पड़ते हैं। उनकी मासिक आय कितनी है? सोचो कैसे करना है भाई। कितना परसेंट खर्च कर दिया? 42 और 16 58, 58 और 7 65 और 11 76, 76% खर्च कर दिया। सुन लेना, 76% खर्च कर दिया। और किसी पारिवारिक समारोह के कारण 18,000 रुपए खर्च की पूर्ति के लिए साहूकार से 12,000 उधार लेने पड़े, 12,000 उधार लेने पड़े, तो मासिक आय कितनी होगी? सुन लेना बहुत ध्यान से कि उसने 76% तो अपना ये खर्च कर दिया। समझ में आया क्या हुआ? जो भी आए क्या मतलब है? इन सब की वैल्यू जो थी कितनी थी? 76%, तो 76% तो उसने खर्च कर दिया। सैलरी कितनी होती है भाई साहब? हमेशा 100%। खर्च कितना कर दिया? 76%। भाई सैलरी हमेशा होती है 100%, जिसमें से खर्च कर दिया कितना परसेंट? 76%, तो बचा कितना? 24%। अब बताओ क्या होगा? देखो बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना पड़ेगा अगर आप चीज़ें समझना चाहते हैं तो। उसे 18,000 रुपया खर्च करना है, उसने उधार कितना लिया है? 12,000, तो उसने 6,000 अपनी तरफ से अपने पास से खर्च किया नहीं किया है? नहीं किया है। भाई उसकी 100% सैलरी थी, 76% तो उसके घरेलू काम में खर्च हो गए, तो उसके पास बचा कितनी सैलरी? 24%। उसके पास कितनी हिसाब कितना पैसा बचा? 24%। कितना बचा? टोटल सैलरी कितनी थी? 100%, उसमें से 76% नौटंकी में खर्च हो गए, तो बचा कितने पास? 24% बचा। अब सोचो उसको परिवार में खर्च कितने करने थे? 18,000। उसने उधार कितने लिए हैं? इसका मतलब 6,000 उसके पास होंगे। हमारे हिसाब से 24% और उसके हिसाब से 6,000। अब 100% वैल्यू निकाल दो। नहीं आया? सवाल समझ में आया? भाई साहब उसकी सैलरी कितनी थी? डजन मैटर, 100% होती है। 76% खर्च कर दिया उन्होंने परिवार में नहीं खर्च किया है, इधर तो एक नौटंकी पे खर्च किया है। कितना बचा? 24%। तो हमारे हिसाब से उसके पास 24% सेविंग बची नहीं बची। और उसको खर्च कितने करने थे? 18,000। जिसने 12,000 उधार लिए हैं, इसका मतलब 6,000 अपने पास से डाले। हमारे हिसाब से 24% उसके पास बचे हैं, क्वेश्चन के हिसाब से 6,000 बचे हैं। अब कुछ मत करना है, तुमको 100% वैल्यू निकाल देना है। अब मेरी बात को सुनना, अगर मैं कहूं कि 24% की वैल्यू 6,000 है, तो 4% की वैल्यू 1,000 होगी? होगी नहीं होगी? 6 से काट दो। अब 4% की वैल्यू हमें निकालना 100% की वैल्यू, तो 25,000 हो जाएगी। ये सवाल है। आया नहीं आया? नहीं आया? ये सवाल पता उलझा देगा लोगों को, वो समझ नहीं पाएगा कि सवाल हुआ कैसे, क्या करना है क्या नहीं करना है।
टोटल 100% सेल ली थी, 76% खर्च कर चुके, तो बेचारों के पास बचे कितने हैं? 24%। खर्चा करना था 18,000 का, 12,000 उधार लिए, इसका मतलब 6%, 6%, 6%, 6,000, बस 24% वैल्यू 6,000 है, 100% वैल्यू निकाल दो, आंसर आ जाएगा। उसकी मासिक सैलरी पूछिए। नेक्स्ट, इसको देखो, तुम जीडी में हल्का मौका मत समझना, लेवल अच्छा लेवल आएगा। देखो, एक दुकानदार एक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 15% छूट देने के बाद भी उसे 19% का लाभ प्राप्त हो। तो इसमें तीन चीजें खेलोगी, सीपी, एसपी और एमपी। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस। तो अच्छा, प्रॉफिट कहाँ होता है हमेशा? और डिस्काउंट कहाँ दिया जाता है? एमआरपी पे। डिस्काउंट कहाँ दिया जाता है? एमआरपी पे। तो अगर सीपी 100 है, सुनो मेरी बात, एक दुकानदार एक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 15% छूट देने के बाद भी उसे 19% का लाभ प्राप्त हो, तो 19% का लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगा। कितने परसेंट का? तो कितना हो जाएगा? 119। लेकिन डिस्काउंट कितना करता है? 15%। तो डिस्काउंट कहां किया होगा? एमआरपी पे। कितना परसेंट? 15%। तो ये नंबर क्या रहा होगा? 140, क्योंकि 15 और 14 गुणा 210 होती है, यानी 21 होती है, होती है। ये आया आंसर। अब क्या कह रहा है कि हालांकि एक ग्राहक को उस पर 15% के बजाय 18% की छूट दी जाए। 15% बजाय कितने छूट दी जाए? 18%। यानी 140, मेरी बात को सुनना, 140 पे डिस्काउंट कितना दिया जाए? 18%। तो 140 का 18% निकालो। अरे 140 का 18% निकाल दो मेरे भाई, जीरो से जीरो कट जाएगा। 14 एकम 14, ये 18 एकम 18, 180, 18 चौक 72, 180 72 252, 25.2, ये घटाना पड़ेगा। अब 140 में से 25.2 घटाओ, 114.8 बचेगा, 114.8 बचेगा। अब सोचो, 100 की खरीद रहा था, 114.8 की बेच रहा है, क्या नहीं बता पाओगे? 14.8% का क्या ले रहा है प्रॉफिट? ये सवाल है। नहीं आया समझ में? बिना फार्मूले के सवाल। अब पता है यहां पर कितना भी वेरिएशन कर दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, कुछ भी दे दे, कोनो दिक्कत होने वाली नहीं है। आप सारी बातों को समझ सकते हैं। सही है या ना सही है? सही है तो आगे बढ़ो। कह रहा है सर्दियों के मौसम में एक दुकानदार ने स्वेटर का मूल्य 1422 रुपए से घटाकर 1264 रुपए कर दिया, तो उसके द्वारा दी गई छूट का प्रतिशत 2 दशमलव तो बताना। भाई साहब गजब, आसान है। डिस्काउंट दिया था हमेशा एमआरपी पे। डिस्काउंट कहां दिया जाता है? एमआरपी। प्रॉफिट कहां होता है? कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि लागत मूल्य पे, है ना? देखो, सर्दियों के मौसम में दुकानदार ने स्वेटर का मूल्य 1400, यानी कि जो एमआरपी थी ना, वो कितनी थी? 1422, और घटाकर कितना कर दिया? 1264। ये सेलिंग प्राइस है। तो बताया उसके द्वारा दी गई छूट का प्रतिशत। सुनो, छूट बताएं। नहीं पता तो के परसेंट, नहीं पता तो के परसेंट। ऑप्शन से बताऊं, डायरेक्ट बताऊं? अगर 1422 का तुम 10% घटाओ तो कितना घटेगा? 142। और इसमें से अगर 142 घटा दो तो आंसर कितना आएगा? अगर इसमें से 142, मेरी बात, इसका 10% ऑप्शन से देखो, अगर आप इसमें कितना घटा दो 10%, तो आएगा 142, और 142 घटा दो। सुनो, 2 0 2 12, क्या बचेगा? 12। 12 में 4 निकले कितने मिलेंगे? 8। यहां बचेगा 3, 3 में से गया 2, 1280। यानी कि इसमें 12, अगर मैं 10% घटा रहा हूं तो आंसर आ रहा है 1280। लेकिन ऑप्शन बच रहा है, यानी कि जो भी आंसर होगा 10% थोड़ा ज्यादा घटाना पड़ेगा। और 10% से थोड़ा ज्यादा कौन है? डायरेक्ट लगा दूंगा, 12 बहुत हो जाएगा, 12 बहुत हो जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो के परसेंट निकालो और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लो। ठीक है, ऐसे कैसे निकालोगे फिर? भाई डिस्काउंट तो देना पड़ रहा है, कितना देना पड़ रहा है यही बात समझ में नहीं आ रही है। तो 1422 गुणा के बटा 100, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भाई कितना है? घटाना पड़ेगा। 1422 में से 1300 घटा दो, 122। 122 में 36 जोड़ दे तो 122 में 36 जोड़ो 158। बस के का मान निकालो भाई साहब,
आपको अगर खुशी मिले, तुम पेज को खाली कर लो, वरना तुमको बहुत दुखी कर देंगे हम। सही है, किसी को खुशी मिले या ना मिले, ये निकालना पड़ेगा। और यहां पर कैलकुलेशन टफ हो तो मेरी बात को तुम समझने की कोशिश करो मेरे भाई, सवाल टूटता है। खुद सोचो, अगर मैं इसका 10% घटा रहा हूं तो नंबर 1280 बच रहा है, बचाना था 1264, बचाना था 1200, तो जो भी नंबर होगा वो 10% थोड़ा और 10% थोड़ा ज्यादा 11 ही है। टिक करो, आगे बढ़ो। समझ में आया? वरना अगर आज से के का मान निकालोगे तो और एक फार्मूला भी होता है, डिस्काउंट बराबर छूट कितनी है उतनी बटा एमआरपी, पता नहीं क्या क्या होता है, फार्मूले चक्कर मत पड़ो। अब पता है मैंने ये 10% क्यों बोला, दिखाऊं? अगर आप 1422 का 10% घटा के देखो तो 10% लगभग 122 आ रहा है, 142। अरे पॉइंट टू छोड़ो, 142 और घटा दो तो 1280। 10% घटाना तो 1280 बच रहा है, लेकिन बचाना है 1264, तो 10% थोड़ा ज्यादा घटाना पड़ेगा। 10% थोड़ा ज्यादा, एक और ऑप्शन है 11 वाला, तो 11 का करेक्ट होना उसकी मजबूरी है। समझ में आया नहीं आया? नेक्स्ट, हाँ 14 और आ जाएगा, 14 और आ जाएगा। 10% अगर 142 है तो 1% कितना हो जाएगा? 14 आ जाएगा, तो कहानी खत्म हो गई। और 14 ही घट रहा है लगभग। बहुत कुछ फील किया जाता है, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन फीलिंग। इसको देखो, एवरेज ए बी सी डी ई, इन 5 का एवरेज कितना है? इन 5 का जो एवरेज है मेरे भाई 150, तो इन 5 का SUMIT कितना हो जाएगा? 150 गुणे 5, 750 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 750। पहली 3 संख्याएं यानी कि ABC, जो 3 संख्याएं इनका जो एवरेज है वो कितना है? 130। तो इन 3 का सम कितना हो जाएगा? 130 गुणे 3, 300। सोचो 750 में से अगर 390 घटा देंगे तो 400 घटाओ 360 बचेगा, 360 बचेगा। ये 360 एवरेज है ना या सम है? सम कितने का? 2 का। 360 सम है कितने का? 2 का, तो 180 आ जाएगा एवरेज। ये सवाल है। एक तो तरीका ये रहा। अब पता है ये नंबर आसान थे तो आपने कर लिया, और नंबर थोड़े से टफ कर दिए तो नहीं कर पाओगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, नेट डेफिसिट नेट सरप्लस लगाना पड़ेगा। मैं दिखाऊं? समझे? कराऊं? अरे देखो 5 का एवरेज कितना था? 150, तो इन 5 का सम कितना हो जाएगा? 750। 3 का एवरेज कितना था? 130, तो इन 3 का सम कितना हो जाएगा? 390। कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर मैं 750 में से 390 घटा दूं तो 360 बचेगा, नहीं बचेगा? ये 360 2 का सम ही तो बचेगा। सम 360 है तो एवरेज कितना आ जाएगा? 180। ये सवाल, लेकिन इस सवाल को दूसरे तरीके से तोड़ो, ज्यादा आसान पड़ेगा। जो मैं एवरेज का कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूं, ये तो बिल्कुल देसी हो गया और इससे सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसे करने लगे तो काम चलेगा नहीं मेरे भाई। कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया सीखते हैं। देखो 3 का जो एवरेज है वो कितना है? 130, और 5 का जो एवरेज है वो है 150। जो दो नए आ रहे हैं ना, जो दो न्यू लोग आ रहे हैं, इनका एवरेज निकालो। अगर ये 130 लेके आते तो क्या होता? कुछ नहीं होता। इनके आने से एवरेज कितना बढ़ा? 20। कितना बढ़ा? और एवरेज बढ़ता है पूरे, लेकिन खाएंगे ये सिर्फ 2 ही। ये होता है 180। ये सॉल्यूशन होता है, रियल सॉल्यूशन। समझ में आया? आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर रेशियो बाई स्क्वायर इक्वल टू 9:25 एंड 2:x इक्वल टू 5:15। देन बाई का मान बताइए। देखिए
एक्स स्क्वायर बटा बाई स्क्वायर बराबर 9/25 है, तो एक्स बटे बाई बराबर 3/5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, ठीक है। और लिखा है 2/x बराबर 5/15, यानी 1/3 कह सकता हूँ, नहीं कह सकता हूँ? अगर मैं x का मान निकालूं 6 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। अब x का मान यहाँ 6 रख दो, तो 6/22 बराबर 3/5, तो बाई का मान 3 दूनी 6, बाई बराबर कितना आ जाएगा? 10। सही है? कोई दिक्कत, आपत्ति? हाँ मिस्टर अमरपाल, अमर एंथनी एंड अकबर। सही है, जो अच्छा था, ये आसान था। अब जीटी का है, जीटी का मौका है, कोई यूपीएसआई का थोड़ी है। यूपीएसआई कल से चलेंगे, फिर देखना धाकड़ सवाल ये वाला। अब तो आ गया। यूपीएसआई के तुम्हारे मॉक टेस्ट कल से शुरू हो जाएंगे सब, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो अगला सवाल पे आओ। एक प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि एक लड़का और एक लड़का उत्तीर्ण होता, यदि एक और लड़का उत्तीर्ण होता और एक लड़की उत्तीर्ण कक्षा छोड़कर चली जाती तो उनका नया अनुपात 2:1 हो जाता। उत्तीर्ण छात्रों का आरंभिक कुल योग कितना होगा? जो भी होगा 5 का मल्टीपल होगा या 10 होगा, या लेकिन आंसर 10 ही होगा, क्योंकि बाद में 3 का मल्टीपल बनना चाहिए। है यही? हाँ जी, जो है उंगली देखी बड़ी है, बता रहे हैं 15 होगा, नहीं होगा? देखो पहले कितने का मल्टीपल बनना चाहिए? 5 का, तो बाद में तो 5 और 3 दोनों का मल्टीपल कौन है? सिर्फ टिक करो और आगे बढ़ो। फिलहाल आपको बर्बाद होना है तो मैं कराता हूं। पास और फेल का जो रेशियो मेरे भाई, एक प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण लड़कों और लड़कियों का अनुपात जो है वो क्या है? बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है? 3:2। बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो है 3:2। कह रहा है यदि एक और लड़का उत्तीर्ण होता तो उत्तीर्ण लड़की कक्षा छोड़कर चली जाती तो उनका नया अनुपात, यानी कि बॉयज में 1 बढ़ जाता और गर्ल्स से 1 चली जाती तो अनुपात 2/1 हो जाता। बॉयज का मान 3 यूनिट है, 3 यूनिट प्लस 1, और गर्ल्स का मान 2 यूनिट है, इसमें से 1 चली जाती तो 2/1। काटा पीटी करके यूनिट का मान निकाल लो, काटा पीटी करके यूनिट का मान निकालो। क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, करूं तो 3 यूनिट प्लस 1 बराबर 4 यूनिट माइनस 2, तो 4 यूनिट इधर रहेंगे और 3 यूनिट उधर से उठ के इधर आ जाएंगे। 1 था, 2 उठ के इधर आ जाएगा, तो क्या आया? 1 यूनिट का मान कितना आया? 3। फिर पूछना है योग बताओ। योग बताने का मतलब समझ रहे हो? आरंभिक योग पूछा है ना, 3 + 2 मतलब 5 यूनिट। यूनिट का मान 3, तो 5 × 3 = 15। इस सवाल का आंसर डायरेक्ट आ रहा था। अगर ऐसे करोगे तो मर जाओगे। सवाल वही है, तरीका नया, सोच नहीं है। एक बंदा ऐसे करे और एक बंदा डायरेक्ट लगा दे, सिलेक्शन ऐसे वाले का होगा कि वैसे वाले का होगा? वैसे वाले का होगा। इन चीजों को समझो, इन चीजों को समझो। नेक्स्ट, मैं इसको देखो दोबारा। आओ देखो, लड़कों लड़कियों का अनुपात टोटल पूछा है ना। उत्तीर्ण छात्रों का छात्र नहीं, छात्रों मतलब लड़के और लड़की दोनों आ गए। तो पहले जो भी आंसर होगा 3 और 2 5 का मल्टीपल होगा, नहीं होगा? बाद में जो भी आंसर होगा 2 और 1 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 5 और 3 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। कौन है? 15। क्योंकि एक बात हमें पता है, जो भी पूछेगा वो ऑप्शन में देगा ही देगा। अगर आपसे टोटल छात्र पूछे तो टोटल छात्र ऑप्शन में होंगे ही होंगे, और अगर नहीं दे रखे हैं तो सवाल गलत है। तो सवाल गलत है। यू गॉट इट माई पॉइंट? नेक्स्ट सवाल, एक बिलियन में अल्कोहल जल का अनुपात कितना है? 4:3। इस बिलियन की 350 ml मात्रा में कितना पानी मिलाने पर बिलियन में अल्कोहल और जल का अनुपात कितना हो जाएगा? 5:6। समझते हैं?
चलो, 1 बिलियन में अल्कोहल और जल का अनुपात कितना है? 4:3। इस बिलियन की 350 मिली मात्रा में, इस बिलियन की 350 ml मात्रा में कितना पानी मिलाने पर बिलियन में अल्कोहल और जल का अनुपात इतना होगा? कोई दिक्कत नहीं। अल्कोहल एंड वाटर का जो रेशियो है मेरे भाई वो है 4:3, और इसकी टोटल मात्रा कितनी है? 350। टोटल मात्रा कितनी? 300। तो 4 और 3 7, 7 यूनिट की वैल्यू 350, यानी यूनिट का मान कितना है? 50। तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, 200, और 5 तियां 15, यानी कि 150। कोई दिक्कत? अब कह रहा है इसका अनुपात 5:6 हो जाए। ये तो अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो आ गया, कितना आ गया? 200/150 आ गया। क्या कह रहा है पता है? क्या मिलावो? पानी। क्या मिलावो? अल्कोहल थोड़ी मिलावो। क्या मिलावो? पानी, वाटर। अनुपात क्या हो जाना चाहिए? 5:6। डब्ल्यू का मान निकाल लो। डब्ल्यू का मान निकाल लो। डब्ल्यू का मान कितना आ जाएगा? काटा पिटी कर लो, 90 आ जाएगा। लो, डब्ल्यू का मान ही तो निकालना है। एक तरीका यह है, दूसरा तरीका और समझाऊं? एक तरीका तो यह समझ में आया। ऑप्शन में बहुत बेहतरीन तरीका सिखा रहा हूं, रुक तो जाओ। ये तो आ गया ना। कुछ और दिखाता हूं मैं। बुआ वाला मेथड याद आया? बुआ वाला मेथड याद आया? बुआ वाला मेथड। अरे भाई साहब, मैं रिश्तेदारी नहीं बरतता, रिश्तेदारी के कॉन्सेप्ट बरतता था। बुआ कॉन्सेप्ट कौन सा था? बहन को पैसे दे गई बुआ, हमको पैसे ना दे गई, फिर बुआ को कहाँ लुढ़का दिया? खंती में। क्यों? काहे? हाँ, हमारे खर्च करा दिए। समझ में आया नहीं आया? ठीक, चलो करा रहे फटाफट फटाफट। अरे था ना ये कॉन्सेप्ट, अब वो कॉन्सेप्ट कोई भूल नहीं सकते आप। बुआ वाला कॉन्सेप्ट, भाभी वाला कॉन्सेप्ट, चाचा वाला कॉन्सेप्ट है, मामा वाला कॉन्सेप्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। बारात वाला कॉन्सेप्ट अलग है। देखिए अनुपात क्या था मेरे भाई? 4:3। इसमें तुमने क्या मिलाया? वाटर। तो जो अनुपात हो गया वो हो गया 5:6। क्या का? अल्कोहल और वाटर का था। ये भी अल्कोहल और वाटर थी। तुमने मिलाया क्या? पानी। अल्कोहल कैसे बढ़ गया? नाइंसाफी। ये था बुआ वाला कॉन्सेप्ट। अल्कोहल 4 था, 4 ही चाहिए। इसके साथ छेड़छाड़ लाओ, नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। इसको बराबर कर लो। अगर इसको 4 को 5 नहीं कर सकते, 5 को 4 नहीं कर सकते, लेकिन दोनों को 20 बना सकते हैं। तो इसमें कैसे गुणा कर दूं? 5 से। इसमें कैसे गुणा कर दूं? 4 से। 5 चौक 20, 5 तियां 15। कोई दिक्कत? तुमने मिलाया पानी, 5 चौक 20 और 6 चौक 24। अल्कोहल 20 थी, 20 है, तुमको तसल्ली है? यस। काहे? क्योंकि अल्कोहल बढ़ा ही नहीं तो बढ़नी नहीं चाहिए, घटाई नहीं तो घटी नहीं चाहिए। जब उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की तो छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं है। 20 और 15 35। 35 यूनिट का मान कितना दे रखा है? 350। कितना दे रखा है? तो यूनिट का मान कितना आ गया? 10। सोचो, पानी था कितना? 15। हो कितना गया? 24। तो पानी कितना बढ़ा? 90। दिस इज द आंसर। ये है रियल सॉल्यूशन जो मैंने कराया है मिक्सचर एलिगेशन में। बहुत सॉरी, हम मिक्सचर एलिगेशन में पढ़ाया था बहुत अच्छे से। समझ में आया? ये भी एक तरीका है जिसको हम लिखते ही नहीं, ऐसे डायरेक्ट कर लेंगे, और उस बारे में उलझन थी, इसमें उलझन ही नहीं है। आगे बढ़े। एक एक सवाल को 2-2 तरीके से करा रहा हूं, समझ लेना, बता रहे हैं। नेक्स्ट सवाल। किसी 10 सदस्यीय परिवार के सदस्यों की आयु 29 वर्ष है। यदि सबसे कम आयु वाले सदस्य जुड़वा हैं और उनमें से प्रत्येक की आयु 5 वर्ष है, तो जुड़वा वाले बच्चे के समय परिवार के सदस्यों की औसत आयु कितनी थी? सुनो, किसी 10 सदस्यीय परिवार के सदस्यों की औसत आयु कितनी है? 29। 10 लोगों का जो एवरेज कितना है? 29। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो इन 10 का सम कितना हो जाएगा? 290 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यदि सबसे कम आयु वाले सदस्य जुड़वा हैं, जो सबसे कम सदस्य के जो आयु के हैं वो कैसे हैं? जुड़वा।
उनमें से प्रत्येक की आयु 5 वर्ष है, तो उनका जन्म कब हुआ होगा? 5 साल पहले। अगर तुम्हारी उम्र 20 साल है तो तुमका 25 साल पहले पैदा भय, तो 5 साल कहाँ घूमे? कैलाश बाबू कायदे की बात है। अगर तुम्हारी कैलाश बाबू 35 साल के हैं इस समय, कितने के हैं? 35 साल के, तो इन ये पैदा का 50 साल पहले भय, तो 15 साल कहाँ घूमत रहे ये हवा में? हैं? ऐसा पॉसिबल है? रियल 45 साल 35 साल उम्र का समझते हो? खाए पिए घर का है, तो मैं तो उससे 3 साल बड़ा हूँ बस। नहीं है, मैं तो 38, हाँ 3 साल बड़ा हूँ, लेकिन इसके छोटे भाई से, इससे नहीं, ये पूरे 35 का हो चुका है। जिम जाता है ना, तो मेंटेन करके रखा है। शाम को करता है जिम। अब पढ़ लो। हाँ हाँ, उनमें प्रत्येक की आयु कितनी है? 5 वर्ष। तो जुड़वा बच्चों के जन्म के समय परिवार के सदस्यों की औसत आयु कितनी थी? बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। सबसे छोटा वाला सदस्य कितने साल का है? 5 साल का। तो जन्म कब हुआ होगा? 5 साल पहले हुआ होगा, नहीं हुआ होगा? बहुत अच्छे। तो इन 10 का एवरेज अभी 29 है ना। एक काम करूं मैं, इनका सम ना निकाल के दूसरे तरीके से करा दूं एक और। अगर इन 10 का एवरेज आज है ना 29, प्रेजेंट में कितना है? 29, तो मैं कई सवाल कर चुके हूं कि इन 10 का एवरेज अगर 5 साल पहले कितना होगा? 5 ईयर बिफोर, 5 ईयर एगो। इन 10 लोगों का जो एवरेज है वो 29 माइनस 5 रहा होगा, नहीं रहा होगा? बोलो, 24 रहा होगा? अरे 10 लोगों का एवरेज इस समय कितना है प्रेजेंट में? अरे 10 लोगों का अभी एवरेज कितना है? तो 5 साल पहले एवरेज कितना रहा होगा? 24 रहा होगा, नहीं रहा होगा? और जन्म से पहले, मेरी बात को सुनना, तो जन्म से इस समय 10 लोगों का एवरेज कितना है? 24। कोई दिक्कत है? लेकिन जो 2 लोग जा रहे हैं, सुनिए बहुत ध्यान से, किसी 10 सदस्यीय परिवार के सदस्यों की औसत आयु कितनी है? 29 वर्ष। यदि सबसे कम आयु वाले सदस्य कैसे हैं? जुड़वा, यानी कि 2 है ना जुड़वा, और उनमें से प्रत्येक की आयु कितनी है? 5 वर्ष। तो जुड़वा बच्चों के जन्म के समय परिवार के सदस्यों की औसत आयु कितनी है, ये तुमको बताना है। तो इस समय 10 लोगों का एवरेज 29 है, तो 5 साल पहले एवरेज 29 माइनस 5 24 रहा होगा, नहीं रहा होगा? इस समय 10 के 10 की 24 है, लेकिन जो जन्म जिनका हुआ है बेचारे जीरो लेके, जब जन्म हुआ ही नहीं, जब जन्म से पहले 1 सेकंड पहले की बात कर रहे हैं, तो क्या एवरेज उनका था? नहीं। तो ये रह कितने गए? 8 लोग। कितने लोग रह गए? इनका एवरेज कितना? 24। लेकिन वो बंदे बेचारे 24 छोड़ गए, नहीं छोड़ गए? 48 छोड़ गए, 48 नहीं छोड़ गए। लेकिन ये 48 ये 8 लोग बटेगा, बटेगा नहीं बटेगा? पूरे ग्रुप में बटता है। तो 24 ये 8 छंग 48, कितना हो गया? 30। ये सवाल का आंसर है। नहीं आया? समझो मेरी बात को कि प्रेजेंट में 10 लोग का एवरेज कितना है? 29। तो 5 साल पहले 10 लोग का एवरेज कितना रहा होगा? 24 रहा होगा, क्योंकि जो काम मेंबर्स के साथ होता है वही काम एवरेज के साथ होता है। यदि प्रत्येक मेंबर की आयु को डबल कर दिया है तो एवरेज भी डबल होता है। प्रत्येक मेंबर की आयु में 5 साल जोड़ दिया है तो एवरेज 5 साल बढ़ता है। इस पर काम किया ना हम लोगों ने। तो 24। लेकिन एक बात सुन, जन्म के समय यहाँ पर 10 आ रहा है ना, 10 लोग का एवरेज, लेकिन जन्म के समय कितने लोग थे? जन्म से पहले 1 सेकंड पहले, जन्म से 1 सेकंड पहले 8 लोग थे। तो इनका एवरेज कितना होना चाहिए? 24। लेकिन जो 2 बंदे गए हैं उनको तो जब वो है वो तो 0 के हैं, तो 0 का मतलब समझते हो? 24 छोड़ गए तो 48 छोड़ गए, कितने लोगों में? 8 लोगों में बटेगा, आंसर आ जाएगा। और ऐसा नहीं करना चाहते हो तो 29 गुणा 10, समझ में आया? में क्या जुड़ेगा? 24 साल। कैसे जुड़ेगा भाई? नौटंकी हो जाएगी बिना, ऐसी समझ लो। ये सवाल का आंसर है। तो वैसे कर दूं? तो वो चाहो तो वो कर लो, ये चाहो तो ये कर लो। मैं दूसरा, हाँ हाँ ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए बस। और एक काम और करें, जैसे मैं लिख रहा था वैसे लिख दूं। लोग कितने थे? 29। वो सॉरी, एवरेज कितना था? 29 गुणे 10। जो छोटे छोटे बच्चे 5-5 साल के हैं इन्हें भगा दो तो इनका 10 बच जाएगा। अरे इनका 10 बच जाएगा, नहीं बच जाएगा?
10 बच जाएगा, 10 इनमें जोड़ दो, 290 300 हो जाएगा, तब भी 10 आ जाएगा। जैसे चाहो वैसे कर लो, फिलहाल आंसर 30 ही आना है। नेक्स्ट, ये बर्कन टाइम आ गया। एक निश्चित समय में 3 महिलाएं जितना काम कर सकती हैं उतना ही काम 2 पुरुष, यानी कि 3 फीमेल की कैपेसिटी 2 मेल की कैपेसिटी के बराबर है। अगर मैं यहां से मेल और फीमेल का रेशियो निकालना चाहूं तो 3:2 आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आगे बढ़ते हैं। 10 पुरुष और 6 महिलाएं एक काम को 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि 4 पुरुष और 9 महिलाएं एक साथ मिलकर काम करें तो इसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी? 10 मेल प्लस 6 फीमेल इस काम को कितने दिनों में करती हैं? 5 दिन में पूरा करती हैं। यदि 4 पुरुष मतलब 4 मेल और 9 फीमेल मिलकर काम करें तो इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी? दिस इज आंसर। तो एम की जगह कितना रख दो? 3, एफ की जगह कितना रख दो? 2, एम की जगह कितना रख दो? 3, एफ की जगह कितना रख दो? 2, डी का माना जाएगा, रख दो। 10 तियां 30 और 6 दूनी 12, 42 हो जाएगा। 4 तियां 12 और 9 दूनी 18, 30 गुणे डी। 5 छक्का और 6 सत्ता, तो डी बराबर 7। मेल और फीमेल का रेशियो निकाला, बस मेल और फीमेल का रेशियो निकाला। कह रहा है कि 10 मेल और 6 फीमेल मिलकर 5 दिन में कर रहे हैं, तो बताइए 4 मेल प्लस 9 फीमेल कितने में करेंगे? हमें कहा पता कर दिया, हमने डी मान दिया, रेशियो रख दिया, आंसर आ गया। समझ रहे हो? नेक्स्ट, अगला सवाल आपकी सेवा में हाजिर है। 2 पाइप एक कुंड को क्रमशः 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप 24 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक ही समय पर खोले जाते हैं तो कुंड भरने में कितना समय लगेगा? और बताना है मिनट में निकटतम। मिटने में बड़ी दिक्कत करता है भाई। देखो, पहला पाइप जो ए है वो कितने मिनट में भर रहा है? 12। जो बी है वो कितने मिनट में भर रहा है? 15। और जबकि तीसरा पाइप उसे खाली कर रहा है कितने मिनट में? अरे, तीसरा मिनट खाली कर रहा है कितने मिनट में? 24 मिनट में। पहला पाइप भर रहा है 12 मिनट में, दूसरा पाइप भर रहा है 15 मिनट में, तीसरा पाइप खाली कर रहा है कितने मिनट में? तो टोटल काम मानो इन सबका एलसीएम। इन सबका एलसीएम कितना आ जाएगा? 120। 12 धाम यानी कि 10 मिनट, इसकी कैपेसिटी कितनी? 10। 15 अट्ठे इसकी कैपेसिटी कितनी? 8। और 24 पंजे इसकी कितनी है? 5। अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो ए तो भरेगा, बी भी भरेगा, लेकिन सी खाली करेगा। 10 + 8 - 5 18 यानी कि 13, यानी कि 13। तो 1 मिनट में काम कितना होगा? 13। 1 घंटा है ना, 1 घंटे में काम कितना होगा? 13। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? टोटल टाइम करना काम कितना? 120/13। लेकिन आंसर बताना है मिनट में भी। करें, कोई बात नहीं, इसको करो 13 नेम है 117, 9 घंटे प्लस 3/13 ही तो मिलेगा, ये तो मिलेगा। अब ये तो 9 घंटे, इसको भी घंटे बदलना है तो 60 से गुणा कर लो, कर लो। 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 चौका 4 से कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 9 + 6 = 18/13 सही है। अब कर लो 13 एकम 13, बच्चे कितने? 5। 13 चौका 52 यानी 4 के समथिंग आएगा, 14 मिनट के समथिंग समथिंग। लाओ ऑप्शन दिखाओ। 13 मिनट भी आ जाएगा, 14 के समथिंग आ रहा है ना। 13 × 3 = 39 होता है और 13 चौका 52 होता है 50, तो 14 के समथिंग आ रहा है निकटतम। देख रहे हो कितना क्लोज है? जिसने क्लोजअप लगा के किया है इतना क्लोज दे दिया। अरे कहाँ बताओ, देख रहे 9 मिनट 13 मिनट 14 मिनट, क्या करोगे आंसर?
मर जाएगा आदमी। समथिंग समथिंग नहीं होगा ये, हर चीज की अपनी अलग वैल्यू होती है। समझ में आया? नेक्स्ट, अगला सवाल, एक कार एक समान चाल से 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यात्रा में लगे समय का आंकिक मान किलोमीटर प्रति घंटा में कार की चाल के आंकिक मान के 2/3 के बराबर है। 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। देख रहे हो, सवाल ही समझ नहीं आता क्या कह रहा है? समझा रहे हैं फिर हम। एक समान चाल से 150 किलोमीटर दूरी तय करती है। यात्रा में लगे समय का आंकिक मान किलोमीटर प्रति घंटा में कार की चाल के आंकिक मान के कितने 2/3 के बराबर है। कुछ नहीं करना है इस पे, हाँ आराम से मैं दिखा रहा हूं। जो यात्रा में समय है ना, समय अगर टी है, मैं स्पीड को कह दे रहा हूं, अगर उनकी जो स्पीड है ना, सुन लो, स्पीड अगर कितनी है पी, तो टाइम पता है कितना है? स्पीड के आंकिक मान के 2/3 यानी कि पी के 2/3 के बराबर। यही तो है, यही तो है। और आपको पता है स्पीड बराबर क्या होता है मेरे भाई? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और स्पीड कितनी है मेरे भाई? बोलो, P इंटू 2/3। डिस्टेंस कितनी है? 150। और इसका मान कितना है? टाइम का मान P, उल्टा लगा दिया, S का मान P है, एस पी है। स्पीड कितनी है? अरे स्पीड कितनी है? डिस्टेंस कितनी है? 150। और टी का मान कितना है? P इंटू 2 नीचे का 3 ऊपर। तो देखो पी स्क्वायर हो जाएगा बराबर 75 गुणे 3 हो जाएगा, 75 गुणे 3। तो पी स्क्वायर बराबर मैं कह सकता हूं 25 गुणे 3 गुणे 3। तो पी का मान कितना आ जाएगा? 5 गुणे 3, मतलब पी का मान कितना आ जाएगा? 15। और पूछा क्या आपसे? टाइम। क्या पूछा है? टाइम पूछा है ना। और टाइम कितना है? 15 गुणे 2/3। तो टाइम कितना हो जाएगा? 10। कितना आसान है। अभी 5 क्वेश्चन और रह गए। अरे स्पीड कितनी? पी। तो टाइम कितना? पी का 2/3। और स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड जगह पी रख दिया, डिस्टेंस 150 दे रखी, इसका मान रखिए, पी का मान निकाल लिया और हमसे पूछा टाइम आ गया। और स्पीड पूछा होता तो 15। अब मैं ओरली कराऊं इसे ओरली भी कर सकते हैं। कैसे? ऑप्शन से देख के। तो चलो, दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 700 किलोमीटर। एक ट्रेन 80 किलोमीटर की चाल से स्टेशन ए से स्टेशन बी तक जाती है और 65 किलोमीटर की हिसाब से वापस आ जाती है। पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत चाल क्या थी? कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, वर्क एंड टाइम का कॉन्सेप्ट लगा लोगे तो। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखो, दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी कितनी? 700। एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे जाती है और बी तक जाती है और 65, यानी कि जा रही है 80 के हिसाब से, आ रही है 65 के हिसाब से। और जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है? 700। कितनी है? ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है। तो क्या टाइम निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। अब बताओ, 700 किलोमीटर की दूरी को 80 के हिसाब से तय करते हो, 700 किलोमीटर की दूरी को 80 के हिसाब से तय करते हो तो टाइम कितना लगेगा? और ऐसे ना करना हो, तुम एक बात बताऊं तुमको, तुम इसको ना समझ पाओ तो S1 बराबर D1 अपॉन T1 हो जाएगा। होगा नहीं होगा? पहले स्पीड कितनी थी? 80। डिस्टेंस कितनी थी? पता नहीं। डिस्टेंस है थी कितनी? 700। तो मैं एक काम करूं, तुम कहो तो मैं T1 यहां लिख लूं और S1 यहां कर दूं, कोई दिक्कत होगी? डिस्टेंस कितनी थी? 800। 700। डिस्टेंस कितनी थी? 700। और स्पीड कितनी थी? 80। यहां से टाइम निकलेगा? टाइम निकलेगा नहीं निकलेगा? T2 निकाल दो, D2 अपॉन S2। D2 भी कितना है? 700। लेकिन आ किस स्पीड से रहे हो? 65। आ किस स्पीड से रहे हो? 65। तो टोटल टाइम निकल आएगा। और एवरेज स्पीड क्या होगी? चली गई कुल दूरी
तो 700 प्लस 700, अरे 700 गए और 700 आए, और टाइम कितना लगा होगा, T1 प्लस T2। ये आंसर निकाल देना, आंसर आ जाएगा जो भी आए। सही है। एक चीज और होता है, हाँ फार्मूला लगा लो, 2x अपॉन एक्स प्लस वाई, 2x अपॉन एक्स प्लस वाई। लेकिन एक बात बताएं, हम आपका सवाल आपका आसान हो सकता है, कैसे बताएं? आप 700 ना मान के 80 और 65 का एलसीएम मान लो, 80 और 65 क्या मान लो, एलसीएम, फिर बहुत आसान हो जाएगा। चलो फिलहाल इसमें थोड़ी सी वो करना है, चाहे ये फार्मूला लगा लो। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, 2x बाई अपॉन एक्स प्लस वाई। 700 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, x1 कितना है 80, बाई कितना है 65, इससे यूज कर लो। इसलिए मैं कहता हूं 700 ना मान के, पता है यहाँ पे क्या मानो, 80 और 65 का एलसीएम, 80 और 65 का एलसीएम। थोड़ा सा टफ आएगा, 80 को क्या कह सकते हैं, 80 और 65 का एलसीएम चाहिए, इसको कह सकते हैं 16 गुणे 5, और इसको कह सकते हैं 13 गुणे 5, यानी कि 16 और 13 गुणा करनी पड़ेगी। 16 एकम 16, 160, 16 3 48, यानी 208, 208 पंजे, 208 पंजे करना पड़ेगा, और 5 से गुणा करते 104 आएगा, यानी कि 1040। दिस इज डन। अगर यहाँ पे करेंगे तो 65 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो 16 आ जाएगा, यानी कि जो भी आंसर आएगा तुम इसी से कर लो 2xy से, वरना ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। जैसे चाहो वैसे कर लो, दोनों आसान है। हाँ, कुछ लोगों ने ये रट रखा होता है ना, एवरेज स्पीड बराबर 2x अपॉन एक्स प्लस वाई, इसलिए एक नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में 34 किलोमीटर जाने में लगने वाला समय इसे धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाने में लगने वाले समय का 25% अधिक है। यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत में नाव की चाल क्या होगी? ऑप्शन दिखाएं, लो ऑप्शन देखो। आया? अरे क्या ना देखे, ये मिट्टी नहीं रहा। सुनो, एक नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में 34 किलोमीटर जाने वाला लगने वाला समय इसे धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर लगने वाले समय से 25% अधिक है। ध्यान सुनना, अगर मैं कह रहा हूं कि धारा के पहले विपरीत जा रहे हो, विपरीत दिशा में लगने वाला समय यानी कि T1 और T2 दो चीज है। विपरीत दिशा में लगने वाला समय इसे धारा की दिशा में लगने वाले समय की तुलना में 25% अधिक है। अगर मैं T1 कह दूं कि धारा की दिशा है, T1 कह दूं धारा की दिशा में जा रहे हो, और T2 क्या कह दूं धारा के विपरीत दिशा, अगर इसका स्पीड इसमें टाइम 100 लग रहा है तो यहां पर टाइम 125 लगेगा, नहीं लगेगा? लगेगा या नहीं लगेगा? अगर धारा के साथ जा रहे हो तो 100 समय लग रहा है, तो धारा के विपरीत जाओगे तो 125 लगेगा, नहीं लगेगा? इसको आप छोटा भी कर सकते थे, इसको 4 और इसको 5 भी कह सकते थे। कह सकते थे या नहीं कह सकते थे? कह सकते हो। अगर धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हो और धारा के साथ में जा रहे हो, धारा के विपरीत जा रहे हो तो स्पीड क्या होगी, b माइनस डब्ल्यू। कितने किलोमीटर? 34 बटे कितना 5, बटे कितना 5। दूसरी बात, b प्लस डब्ल्यू करोगे तो कितने किलोमीटर जा रहे हो, 40, और टाइम कितना लग रहा है, 4। कोई दिक्कत? शांत जल में नाव की चाल पूछा है, लेकिन धारा की चाल कितनी है, 4। धारा की चाल कितनी है, 4। कोई दिक्कत होगी? अरे धारा की चाल कितनी दे रखी, 4। इसका मान कितना है, 4। इतना मल्टीप्लाई करके यूनिट का मान निकाल लो। 21 आ रहा है, बोलो कराऊं? मैं कराऊंगा और अच्छे से। करो, मैं निपटाओ एक बार। यहां पे लगा मत लगा देना कि गुणा मत कर देना, ये यूनिट है, 5 यूनिट है, ये 4 यूनिट है। चलो मैं ही करा रहा हूं। देखो ये 5 यूनिट है ना कि 5, और ये 4 यूनिट है ना कि 4 है, तो ये 5 यूनिट है, ये कितना है, 4 यूनिट। तो आप क्या करें, यहाँ से यूनिट का मान निकाल लें, इधर तो सब चीज वैल्यू रख दे, यूनिट की वैल्यू बराबर रख दे। अगर मैं यहाँ से यूनिट का मान निकालूंगा तो कितना आएगा, अगर मैं यहाँ से यूनिट का मान निकालूंगा तो आएगा
34/5 B-4, यही आएगा, यही तो आएगा। अगर मैं यहाँ से यूनिट का मान निकालूंगा तो क्या आएगा भाई, 40/4 B+4। इन दोनों को बराबर रख दो, 34/5 B-4 बराबर 10/B+4। क्रॉस मल्टीप्लाई मारो, 4B 34B हो जाएगा, 34 दूनी 68 दूनी 176, 64 दूनी 68 दूनी 136, 136 बराबर हो जाएगा 10×5 50B, 10×5 50, 10×5 50, 5 चौक 20, 200। तो 50B 34B कितना मिलेगा यहाँ पे, 16B, और हो जाएगा 100 200 336, 336। अब तो आ जाएगा, अब तो काट लो, अब भी नहीं काटोगे। 16 दूनी 32, 16 एकम जो कहाँ ले जा रहे हो, उसको जगह कर दो मेरे भैया। कितना आ जाएगा, 21। अब पूछा है बोर्ड की स्पीड, बोर्ड की स्पीड कितनी है, 21। कहानी खत्म हो गई। सही है। %15 वार्षिक ब्याज पर 2 वर्षों के लिए किसी निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज 10% साधारण ब्याज 2 वर्षों के लिए 5,000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है, साधारण ब्याज वाली राशि कितनी होगी। देखो, 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज 10% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 5,000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है, साधारण ब्याज की राशि कितनी होगी। अगर 5,000 पर 10% के साथ 500 550 यानी कि 1,050 मिलेगा, 1,050 का मिलेगा, साधारण ब्याज आधा है, 1,050 का मतलब 525, और 525 पे यानी कि कितने साल का, 30% का, तो 525 30% यानी कि 525 चाहिए, लेकिन 30 से गुणा करके क्या नंबर मिलेगा, 525, 1,050। ये आंसर है, तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ा, मैं समझा रहा हूं। साधारण ब्याज वाली राशि पूछी है ना 1,050, तो सॉरी 1,750, समझा रहा हूं कैसे। अरे कराने तो दो ही हो गया। क्या सब कहाँ जा रहे हो तुम इतनी जल्दी में है? अरे आइसक्रीम खाओगे नाक बह जाएगी तुम्हारी। इसको नीचे कर दो। 5,000 रुपए है, 5,000 रुपए है, इस पर कितना ब्याज मिलता है, 10% हिसाब से, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 10% ब्याज दोगे तो पहले साल का 500 मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो राशि हो जाएगी 5500। राशि कितनी हो जाएगी, यहां पर फिर से मिलेगा 10%, तो मिलेगा 550। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 1,050। और देखो सुनो, कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है, यानी कि जब ऐसा ही कितना होगा मेरे भाई, 525 होगा नहीं होगा, होगा, लेकिन कितने वर्षों का, 2 वर्षों का। तो नीचे आओ, आ जाओ। तो यहां ना कोई नंबर रहा होगा। 15% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्षों के लिए, तो 30% हो गया साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट ही निकालते हैं हम, 30%, और कितना मिल रहा है, 525। ऐसी कौन सी राशि है इसका 30% 525 होगा, ऑप्शन देखो डायरेक्ट, 1750। कहानी खत्म हो गई। अब नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे लिख लो, कोई ना किसी राशि का 30% 525 के बराबर है, ऐसे कर लो। अगर इसकी बात समझ में नहीं आ रही है तो ऐसे कर लो कि कोई ना कोई राशि रही होगी जिसका 30% कितने के बराबर है, 525 के बराबर है। अब तो हो जाएगा ना भैया, कर लो जल्दी, कल बहुत जल्दी है, निपटाओ, अगला क्वेश्चन पे लाओ। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 21 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, उस वृत्त का क्षेत्रफल बताइए कितना होगा जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधि के अंतर के बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, πr²। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, समझ में आया। रेडियस क्या होती है, 2r।
देखो जो सर्किल जो बना है ना, इसकी परिधि कितनी होगी? 2πr होगी, होगी नहीं होगी? अरे होगी। और जो दूसरा सर्किल है सर्किल 2, इसकी परिधि कितनी होगी? 2πr2, होगी नहीं होगी? तो अगर मैं इसका मान निकालूं तो 2π और r1 की जगह कितना है? 21। 2π r2 जगह कितना है? 25, यानी 21 दूनी 42 पाई, और ये हो जाएगा 25 दूनी 50 पाई। कोई दिक्कत? और जो तीसरा वृत्त है ना, जो तीसरा वृत्त है C3, वो क्या है? इन दोनों के अंतर, इन दोनों का अंतर 8 पाई। कह रहा है दो वृत्त जिनकी त्रिज्या 21 और 25 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधि के अंतर के बराबर होगी। यानी कि C3 की परिधि हमारे हिसाब से 2πr3 होगी नहीं होगी? ये 8 पाई के बराबर है। तो R3 का मान 4 आ गया नहीं आ गया? और इसी का क्षेत्रफल चाहिए, और क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। पाई का मान 22/7, पाई में देखना है आंसर पाई में है क्या? पॉइंट में कोई बात नहीं, 22/7 और r स्क्वायर हो जाएगा 16, ये आंसर आ जाएगा। समझ में? 16×3 = 48 से ऊपर आ जाएगा थोड़ा सा, हाँ जो भी आए, क्योंकि 3.14 होता है ना, 3.14 होता है, कर लो गुणा। नेक्स्ट 60, अंतिम सवाल। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होता है 1/3 πr स्क्वायर h। समझ में आया? इसकी ऊंचाई कितनी? 18। तो आधार का परिमाप पूछा है, कोई बात नहीं, आसान है, मैं दिखा दे रहा हूं। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 πr स्क्वायर, h बराबर कितना है? 924, और h भी दे रखा है 18। h कितना है? तो यहां पे 18 लगा लो। क्या यहां से r आ जाएगा? यहां से r आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अरे शंकु का देखो h बराबर दे रखा है कितना? 18, और शंकु का आयतन होता है 1/3 πr स्क्वायर, h जगह 18, और दे रखा है 924। दे रखा नहीं दे रखा है? क्या यहां से सॉल्व करोगे r का मान आ जाएगा? यस, r का मान आ जाएगा। सात आ रहा है, चलो जो भी है। शंकु के आधार का परिमाप पूछा है, शंकु के आधार का परिमाप क्या होता है? 2πr। r 7 है, 7 दूनी 14 पाई, 14×3 42, जो भी आएगा निकाल लेना, 44 आ जाएगा। सही है? अब बोलो, खत्म हुआ? मॉक 3 मिलेंगे कल किसी नए मॉक में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई कर रहे हुए व्यस्त रहिए। ये है कैलाश की स्पीड ऑफ कैलाश।